नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपका हमारे इस खास शो सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मजहब बेनाम हो जाए तो सुकून मिले, खुदा हर खुदा में है। ये बात आम हो जाए तो सुकून मिले। नजर का उठना कुछ कहना लाजिम है, हर नजर पाक हो जाए तो सुकून मिले। सूरज, चांद, नदियाँ, दरिया सबके सांझे हैं। इंसान का हो जाए तो सुकून मिले। मजहब बेनाम हो जाए तो सुकून मिले। दोस्तों, मैं हूं विजय त्रिवेदी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सत्य की विजय में। आज हम बात करेंगे दंगों के लाउड स्पीकर की। पूरे देश में लाउड स्पीकर के विवाद ने हिंदू मुसलमानों के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया। देश में छिड़े मजहबी राजनीति के इस नए विवाद को राजनेता और फूंक मारते नजर आ रहे हैं। लाउड स्पीकर की आवाज अब देश के कई लोगों के कानों में चुभने लगी। आज के इस डिबेट शो को शुरू करने से पहले आपको रूबरू करवाते हैं हमारे पैनल में जुड़े हुए खास मेहमानों से। आज हमारे साथ जुड़ेंगे संजय कुमार साहब, जो निदेशक हैं CSDS के। यशोवर्धन आजाद साहब मुंबई से जुड़ रहे हैं, जो IPS ऑफिसर हैं। प्रमोद कृष्णम साहब, कांग्रेस के नेता। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जफर सरेशवाला साहब मुंबई से, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सबका स्वागत। लेकिन पहले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां मेरे रिपोर्टर, मेरे सहयोगी रवि सराफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले चर्चा करते हैं कि ये दंगों का लाउड स्पीकर क्या कहता है। हमारे साथ रवि सराफ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी रवि सराफ लगातार लगे हुए हैं जब से ये दंगा वहां पर फैला है, जिस तरह की बात हो रही है। रवि सराफ, रवि, इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर? क्या है ग्राउंड जीरो की स्थिति? बिल्कुल विजय जी, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूं जहांगीरपुरी में और सबसे पहले अपने दर्शकों को यहां की तस्वीर दिखाता हूं कि अभी जहांगीरपुरी की क्या स्थिति है। देखिए मेरे पीछे आप ये पूरा जो इलाका देख रहे हैं, यहीं पर पूरा तांडव हो रहा था, यानी कि पथराव, तलवार निकालना, गोली चलाना इसी गली में हो रहा था। और अभी की स्थिति अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है पूरे इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, यानी कि चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं, RAF के जवान तैनात हैं, अतिरिक्त बल को यहाँ पर उतार दिया गया है। क्योंकि जिस तरह का मंजर दिल्ली ने और पूरे देश ने जहांगीरपुरी से देखा, वो कहीं ना कहीं एक सभ्य समाज का तस्वीर नहीं है, असभ्य समाज की तस्वीर है। और दिल्ली के जरिए पूरे देश भर में एक बड़ा मैसेज देने का तैयारी था। पर फिलहाल की अगर बात करें तो स्थिति तनावपूर्वक अभी नहीं है। जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गई है। यहाँ की जो दुकानें हैं वो खुलने लगी है। लोग रोजमर्रा की चीजों को लेने के लिए अब मार्केट की ओर निकल रहे हैं और मार्केट भी खुल गया। पर इस पूरे गली को अभी भी पुलिस ने बंद कर रखा है, क्योंकि इसी गली में स्थिति खराब हुई थी और फॉरेंसिक की टीम भी आज यहाँ पर पहुंची और अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी कर रखी। इस वजह से इस गली को बंद कर रखा है। रवि, खबर मिली है मुझे कि होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने बहुत सख्त आदेश दिए हैं कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो भी आरोपी होगा, जो भी इसमें शामिल होगा, उस पर को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की सरकार कोशिश करेगी। दूसरी बात ये कही गई कि जो शोभा यात्रा थी उसको परमिशन नहीं मिली थी। लेकिन मेरे पास एक चिट्ठी है जिसमें VHP की चिट्ठी है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने वहाँ पर SHO जो हैं उनसे इसकी परमिशन मांगी थी। तो क्या सच्चाई है? दूसरी बात, दिन भर पुलिस ने क्या किया है? जो फॉरेंसिक टीम थी, क्या वो पहुंची? एक खबर ये थी कि आज भी कुछ स्थानों पर पथराव हुआ। इस सब पर क्या स्थिति है, आपको क्या जानकारी है? देखिए, जो सबसे पहली बात यह है कि फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची, वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो कपड़े, जो चप्पल पड़े हुए हैं, वो अपने हिसाब से फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही है। उन तमाम घरों पर भी नज़र बनाई हुई है जिस घर से पत्थरबाजी हुआ था। उससे पहले ड्रोन कैमरा दिल्ली पुलिस ने चलाया और एक एक घर का ऊपर से कहीं ना कहीं विजुअल बनाया गया है और ये देखा गया है कि किस घर के छत पर कितना पत्थर रखा हुआ है, ईंट रखा हुआ है, उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होगी। दूसरी बात है कि क्या VHP को परमिशन मिली थी? रवि, क्या जो आयोजक थे, जो आयोजन कर रहे थे शोभा यात्रा का, क्या उनको परमिशन मिली है? क्या उन्होंने परमिशन मांगी है? क्या आपको जानकारी इसके बारे में?
बिल्कुल, देखिए आयोजन जो करता है उनके तरफ से ये कहा जा रहा है, मेरी जो बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि उन्होंने अपने आयोजन को लेकर, इस पूरे शोभा यात्रा को लेकर परमिशन लिया था और परमिशन दिया भी गया था, पर उनके तरफ से लिखित ऑर्डर कोई जारी नहीं किया जा रहा है जिससे इस बात की पुष्टि हो कि इस पूरे शोभा यात्रा के लिए परमिशन मिला था। हालांकि दिल्ली पुलिस इस मामले पर अभी सामने नहीं आ रही है, वो अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रही है कि क्या उन्होंने परमिशन दिया था। अगर परमिशन दिया था तो परमिशन की कॉपी वो क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, और अगर परमिशन नहीं लिया गया था तो फिर इतनी बड़ी शोभा यात्रा कैसे हो रही है। पर वीएचपी के तरफ से और जो संगठन है उनका यह दावा है कि उन्होंने परमिशन लिया था, रूट पूरा बताया था कि किस रूट से ये शोभा यात्रा निकलेगा। तो अब वीएचपी ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने स्टैंड क्लियर कर दिया, पर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी स्टैंड क्लियर नहीं किया गया। तो अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या लिखित रूप में कोई आदेश जारी किया जाता है कि उन्होंने परमिशन दिया था या फिर नहीं दिया था। पर अभी फिलहाल की रवि आपके पास लौटेंगे, हम आपके पास लौटते हैं, धीरे धीरे आप हमें अपडेट कीजिएगा। अभी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, यशोवर्धन आजाद साहब जुड़ गए हैं जो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं, और जफर सरेशवाला साहब जुड़ गए हैं जो मुस्लिम स्कॉलर हैं। दोनों ही मेहमान हमारे इस समय मुंबई से जुड़े हुए हैं। यशोवर्धन साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, जफर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप दोनों ने वक्त निकाला हमारे इस खास कार्यक्रम के लिए। आजाद साहब, पहले आपके पास मैं आना चाहता हूँ, अभी होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को नहीं बख्शा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कही गई कि परमिशन नहीं ली गई, परमिशन ली गई। आप पुलिस ऑफिसर रहे हैं, एक ताकतवर और एक दबंग पुलिस ऑफिसर के तौर पर आपका नाम जाना जाता है। ये पुलिस जो है इसका अलार्म थोड़ा देर से बजता है क्या? जब दंगा हो जाता है उसके बाद अलार्म बजता है कि क्या परमिशन ली गई, नहीं ली गई, तलवार लाई गई, नहीं लाई गई, क्या हुआ? ये घड़ी थोड़ी लेट चलती है पुलिस की। आपने बिल्कुल सही फरमाया। उचित होता अगर ऐसी घटना नहीं होती जी। क्योंकि ये सांप्रदायिक सद्भाव पे बहुत ही गहरा आघात है जी। इसमें कोई शक नहीं कि आज की स्थिति में अगर कोई जुलूस निकलता है तो एंटिसिपेशन होना चाहिए कि अगर ये जुलूस गुजरेगा मॉस्क की तरफ से जी तो क्या क्या हो सकता है। आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो ड्रोन हो, सीसीटीवी हो, वीडियोग्राफी हो, इससे ये स्पष्ट पता लग जाता है कि उस तात्कालिक मौके पर घटना की शुरुआत किस तरह से हुई जी। और ये बड़े दुख की बात है कि सबसे आसान काम ये है कि जब घटना हो जाए तो फिर अंग्रेजी में बयान आने लगे कि बड़ी सख्त कार्रवाई होगी और पुलिस ने इतने अरेस्ट किए वगैरह वगैरह, ये किया, राशन की दुकान चालू हो गई। ये बहुत ही दुख की बात है और मैं समझता हूँ कि ये जो हुआ है सारे राज्यों में, ये चाहे वो बीजेपी का राज्य हो चाहे वो नॉन बीजेपी के स्टेट्स हो, ये कंप्लीट फेलियर है और उनकी असफलता इस बात का प्रतीक है कि राज्य शासन आज एक बच्चे की तरह रो रहा है कि पीएफआई ने ऐसा कर दिया या बीजेपी के हिंदू वाहिनी ने ऐसा कर दिया। राज्य शासन का कार्य है कि कठोरता के साथ दमन करे किसी भी सांप्रदायिक घटना जी। और दोनों समुदाय से जिस तरह के ऐसे भड़कीले बयान आते हैं दोनों को बंद करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि राज्य शासन की पूरी विफलता है। जफर सरेशवाला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं और ख़ास बात है कि सरकार के सबसे प्रमुख और विश्वस्त लोगों में से भी माने जाते हैं। जफर साहब, आपने इतना काम किया है पूरी सोसाइटी को लेकर भी, यूनिवर्सिटी को लेकर भी, और सरकार में भी आपका दखल काफ़ी रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या होता है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो आम आदमी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाता है? देखिए जी, मैं आपने जो बात मजहब की जो अशार जो पढ़े कुछ, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा जी। इकबाल साहब का बहुत मशहूर है, लेकिन उसकी एक जो लाइन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम हिंदी हैं, हिंदुस्तान है वतन हमारा जी। और मुझे इसमें एक और चीज याद आती है मजहब के मामले में जी। बहुत बचपन की बात करता हूँ, हम लोग जब नमाज पढ़ते थे, हमको बचपन से नमाज पढ़ाई जाती थी उस वक्त की, तो मेरे दादा मरहूम अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो एक बात हमेशा कहते थे, बोले मियाँ दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, यानी हम जब नमाज पढ़ते थे तब कि दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कर्रो फर कम नहीं थे। यानी फरिश्ते थे
यानी वो खुदा ने जो बनाया है, जी, अगर ये इबादत करने के बाद इंसानों का दर्द, उनका गम, उनके लिए इसार और हमदर्दी अगर तुम्हारे अंदर नहीं आती, तो या तो तुम्हारी नमाज में कोई खोट है। तो मजहब क्या है? यानी लोगों की अजीब एक वो है, जैसा हम मुसलमान हैं, हम समझते हैं कि भाई नमाज पढ़ने गए या रोजा रख लिया या ज़कात दे दी या हज कर ली, ये इबादत है। हिंदू भाई ये समझता है कि मंदिर में गया, मैं मत्था टेक दिया, फलाना यात्रा कर ली, उधर चला गया। अरे मजहब ये नहीं है। ये मजहब पर चलने के बाद, मजहब तो आजकल ये सिखा रहा है कि आप तलवार लेकर शोभा यात्रा पर चलें और फिर शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जाएं। सच तो ये है ना। अब इतनी मीठी मीठी बातें बंद कर दीजिए जफर साहब। दोनों का मजहब गलत है या ये गलत है। मजहब गलत नहीं हो सकता जी, ये इनके अंदर में कुछ और है, मजहब नहीं है। रही बात, मैं आप कहूंगा कि देखिए मेरा ताल्लुक अहमदाबाद से है जी, और हमने पूरे बचपने में, विजय साहब आप तो जानते हैं अहमदाबाद के फसाद की तारीफ। हमारे यहाँ हर 2 साल में एक फसाद होता था जबरदस्त जी, और सारे फसाद शुरू होते थे ये रथ यात्रा से। एक रथ यात्रा निकलती है वहां बहुत बरसों से, और वो इसी तरह ये जो अभी जो है सारा जो जिस तरह से निकलती है, मुसलमान इलाके, मस्जिद वगैरह वगैरह पूरे शहर में निकलती थी। और बल्कि हम लोगों को कहा जाता था भाई कल रथ यात्रा है, घर से बाहर मत निकल जी, और राइट होते थे जी, कुछ साल पहले, यानी मेरे ख्याल से 2005 या 6 जी, हमने मुसलमानों ने भी और हिंदुओं ने भी हमने तय किया कि यार देखो हमको रिएक्ट नहीं करना। अगर कोई मस्जिद के पास बाजा बजाता है बजाने दो यार, अगर कोई कुछ बोलता है बोलने दो, हमें क्या लगता है। और हमने एक नॉन रिएक्शन वाला एटीट्यूड शुरू किया। ये मैं बात कर रहा हूँ 2004-5 की। उसके बाद हमने कहा कि नहीं, इससे नहीं चलेगा, हम खड़े रहेंगे और हम इस्तकबाल करेंगे रथ यात्रा। आपको ताज्जुब होगा कि 2007 से बराबर जितने मुसलमान इलाके हैं वहां से रथ यात्रा गुजरती है, तो मुसलमान जो है अब भी पानी के बर्फ लगाते हैं, शरबत पिलाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं जी। फिर 2009 में का नहीं, ये भी नहीं, बल्कि जो रथ यात्रा शुरू होती है तो सबसे पहले उसका फूलहार जो है महंत साहब का मुसलमान इलाके से होता है। तो अब देखिए कि ये अहमदाबाद में परसों ये जो आपकी जो ये निकली हनुमान की यात्रा जी, ये अहमदाबाद के अंदर 27 जगह पे निकली जी, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ तो फिर दिल्ली में क्यों हो गया जाफर साहब? लेकिन लोगों को ये करना पड़ेगा और ये सिविल सोसाइटी के लोगों को आकर लोगों को समझाना पड़ेगा हाथ जोड़कर कि भाई प्यार मोहब्बत से रहें, बर्दाश्त करने का मादा अपने अंदर में पैदा करें। सर माफ कीजिए, मैं एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहता हूँ। आप स्कॉलर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। हम लोग रहना चाहते हैं मोहब्बत से, हम तो रह ही रहे हैं, यात्रा के अलावा तो 364 दिन रहते हैं ना, लेकिन वो आपको हजम नहीं होता। मतलब आपका मतलब है जफर सरेश वाला नहीं, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो सब लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, आप परेशान होते हैं कि भैया ये विजय त्रिवेदी और जफर साहब एक साथ कैसे रह रहे हैं, ये शरबत एक साथ कैसे पी रहे हैं, ये इफ्तारी एक साथ कैसे कर रहे हैं, फिर आपकी दुकान कैसे चलेगी? तो ये बंद कीजिए ना, आप हमारे कंधे पर बंदूक रखकर चलाना। भाई देखिए, वो कंधे पे हमारे बंदूक इसलिए चलाते कि हम कंधा दे रहे हैं जी, हम कंधा देना बंद कर दें जी। जिस दिन हम कंधा देना बंद कर देंगे, इनकी दुकान बंद हो जाएगी सबकी। तो ये प्रॉब्लम हमारा भी है कि हम कंधे दे रहे हैं और हम उस जज्बात में उस वक्त आ जाते हैं, इसलिए हमें भी कंधा देना बंद करना पड़ेगा जी। यशोवर्धन साहब, आजाद साहब, जफर साहब बहुत बड़े स्कॉलर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि हम कंधा दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं जी। मनमुटाव अगर दो समुदाय के बीच में अगर मिट जाए जी, तो पॉलिटिकल पार्टीज को कंधा मिलेगा ही नहीं जी जी। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पंडित और मुल्ला अगर एक साथ आ जाएं जी, और वो सही सीख दें जी, और ऐसी बुनियाद रखें ताकि सौहार्द का एक वातावरण बने दोनों के बीच में। लेकिन दिक्कत ये है इसमें कि सिर्फ राजनीतिज्ञों को ही मैं दोष नहीं दूंगा। जिस तरह की आज राजनीति हो रही है और उसमें लोगों का समर्थन मिल रहा, तो जैसा आपने सही कहा कि लोगों का समर्थन अगर इस प्रकार मिलता रहेगा राजनीतिज्ञों को, तो वो ये चीज करेंगे। क्योंकि आज जो है मैनेजमेंट बाय वोट्स होता है जी, वोट की राजनीति है। एक तरफ के लोग जो हैं वो हिंदुओं की तरफ से रहेंगे, दूसरे तरफ के लोग वो अपीजमेंट के इसमें रहेंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं,
शक्ति जी, ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसका जो ढर्रा है वही है जो 40 साल से चला जी कि हर प्रोसेशन के पहले एक औपचारिक मीटिंग होती है, उसके को बोला जाता है कि आप पार्टी और फैसला वगैरह लेकर शांति से निकालेंगे यात्रा, शांति से निकालेंगे, रूट किया जाता है जी। और हर चीज हर बार वही चीज होती है कि मस्जिद के पास जाकर कुछ न कुछ हो ही जाता है और फिर दोनों तरफ से पथराव, और सबसे आसान काम है इसके बाद कि टीयर गैस कर दो, लाठी चार्ज कर दो और हटा दो। मेरा ये कहना है, आजाद साहब माफ कीजिए, एक छोटी सी बात आपके साथ जोड़ना चाहता हूं। आप बहुत दबंग पुलिस ऑफिसर रहे, आपके जमाने में बहुत दंगे हुए, आपने उनको कंट्रोल किया, मेरे को जानकारी है इसकी। लेकिन पॉलिटिशियन को गाली देना सबसे आसान काम है और जर्नलिस्ट का सबसे आसान काम होता है कि पॉलिटिशियंस को गाली दे। सर आपकी मतलब आपका मतलब जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग बैठे हैं, आईपीएस हैं, एसपी हैं, कमिश्नर हैं, डीएम हैं, वो क्या करते हैं? वो तो राणा का चेतक बनकर बैठे हुए हैं। राणा के इशारे से पहले आपकी पुतली मुड़ जाती है। राणा कौन है वहाँ पर आपको तलवार पर गिरफ्तारी करनी है कि नहीं करनी है, या पत्थरबाजों पर को पकड़ना है कि नहीं पकड़ना। तो ये राणा के जो पुतली के इशारे पे जो आप चेतक बने हुए हैं ब्यूरोक्रेसी के लोग, उनको भी तो कुछ देखिए, उन पर कुछ बोलिए। राणा तो हमेशा ऐसे ही करता है। जी हाँ, नहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये लीडरशिप का भी दोष है, प्रशासन का दोष है, यही मैं कह रहा हूँ। राज्य शासन की जो विफलता है, इसका ये मतलब नहीं कि जो राजनीतिक नेतृत्व है उसी को मैं दोष दे रहा हूँ। मैं दोष दे रहा हूँ उन अफसरों को जो सही घटनाक्रम में और सही अवसर पर कार्य नहीं करते हैं। हमें ये सिखाया जाता था कि जब भी सांप्रदायिक ऐसी घटना हो और अगर सीरियस हो तो सीधा गोली चलाओ जी। और गोली चला के कम से कम उस व्यक्ति को जो लीड कर रहा है, सबसे पहले जो पथराव करवा रहा है, उसके तरफ दागो जी। और इसके बाद वो घटना बिल्कुल ही थम जानी चाहिए। पहले दिन दिल्ली राइट्स में वही चीज हुआ। पहले दिन पुलिस ने अपना हिचकना दिखाया और उसके बाद से वो राइट्स पड़ा। इसलिए मैं इस बात को मानता हूँ। आज वो डिसीजन नहीं लेते, इसका एक कारण और भी है कि वो नहीं फंसना चाहते किसी तरह की इंक्वायरी में, किसी तरह के बाद में कमीशन में, और इसलिए मैं समझता हूँ ये व्यवस्था जो है लचर होती ही जा रही है। दूसरा ऑफ कोर्स जहाँ तक नेतृत्व की बात है, उसकी चर्चा पहले ही हो चुकी जी। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब भी जुड़ गए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब कांग्रेस का भी रिप्रेजेंट करते हैं और धर्माचार्य भी हैं। आचार्य जी आपका बहुत स्वागत है। आपके प्रवचन काम नहीं आते हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं। प्रवचन देकर जब पार्टी कार्यालय जाते हैं तो फिर कहते हैं कि भाई दंगा शुरू करवाइए। कैसे करना है दंगा? देखिए विजय त्रिवेदी जी, आपको बधाई, आप नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, नया शो शुरू कर रहे हैं जी। सबसे पहले ये जो विषय है बड़ा गंभीर है और मैं इस पर किसी तरह की भी अनर्गल बयानबाजी नहीं करना चाहता हूँ। ये बड़ा आसान है ये कह देना कि साहब बीजेपी दंगा करा रही है, ये भी बड़ा आसान है कहना कि कांग्रेस ने दंगे कराए, ये भी बड़ा आसान है कि आम आदमी पार्टी दंगा करा रही है, ये भी बड़ा आसान है कि साहब सरकार दंगा कराती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी सरकार दंगा कराती है, मैं इस पर मेरी राय एकदम भिन्न है। मैं ऐसा नहीं मानता कि सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, वो दंगा कराने में उसका यकीन होता होगा। ये अलग बात है कि आज सारी पार्टियां ये कह रही हैं कि बीजेपी को दंगों से फ़ायदा होता है। इसमें थोड़ी ज़रूर सच्चाई है कि जब हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाई होती है, खाई पैदा होती है, तो बीजेपी अपने आप को, क्योंकि वो हिंदुओं की पार्टी सिद्ध करना चाहती है और वो अक्सर करती है, और सारे विपक्ष को ये सिद्ध करती है कि वो सारा विपक्ष जो है वो हिंदू विरोधी है, तो ऑटोमेटिकली बीजेपी को दंगों का फ़ायदा होता है। जब हिंदू मुसलमान में झगड़ा होगा तब बीजेपी को फ़ायदा होगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। मगर तो इसका मतलब मैं ये नहीं आरोप लगा रहा हूँ कि ये दंगे बीजेपी करा रही है या सरकार करा। आचार्य जी, तो फिर राजस्थान के करौली में तो दंगे रोक लेते बीजेपी को, वहां तो फायदा ना होने देते आप? नहीं विजय त्रिवेदी जी, विषय राजनीति से ऊपर हटके देश की जनता के दिलों का है जी। मुझे लगता है दिलों में दूरियां बढ़ गई हैं और लोगों के दिलों में ये दूरियां जो बढ़ रही हैं, ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाकर के इस देश का नुकसान है जी। हो सकता है थोड़ी देर के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा हो सकता है किसी पॉलिटिशियन को फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली ये लॉस ऑफ नेशन है।
और ये जो दिलों की दूरियां बढ़ गई हैं, तो ये धर्म का मसला नहीं है। इसमें राम बारात आएगी, हम स्वागत करेंगे, और मुहर्रम का जुलूस निकलेगा तो हम बहुत शांति से अलम उठाएंगे, ये होता था इस देश में। लेकिन अब ये नहीं हो रहा है। अगर थोड़ी देर को मानो कि राम बारात पे आपने ये जो झगड़ा हुआ, हनुमान जी की शोभा यात्रा पे हुआ, रामनवमी पे झगड़ा हुआ, तो अगर इसको कंट्रोल भी कर लोगे तो रामलीलाओं पे झगड़ा शुरू हो जाएगा। लाउड स्पीकर पे झगड़ा हो ही रहा है, बेटा बेटियों के ब्याह पे झगड़ा शुरू हो जाएगा। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी बुराइयां अच्छी लगती हैं, और जब हम किसी से नफरत करना शुरू कर देते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ लगती हैं। तो समाज के अंदर एक जहर घुल चुका है, और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो झूठी बातें करके, मीठी मीठी बातें करके और अपनी बात को ख़त्म करूँ। इसीलिए आपको मैं याद किया बिल्कुल ये बात को स्वीकार कर रहा हूँ, इसमें दोषी हम सब हैं, हम सब दोषी हैं। दंगों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, लेकिन दंगा हो क्यों रहा है? आखिर इतने दंगे हो क्यों रहे हैं? अगर एक हनुमान जी की शोभा यात्रा किसी मुस्लिम इलाके से गुजर रही है तो वो मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आचार्य जी, इस पर हम लोग बात करते हैं। भाइयों का कोई जुलूस हिंदुओं के इलाके से गुजर रहा है तो हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये जो डिफरेंसेज आया है, ये जो दूरियां आई हैं, इस दूरी को, इस खाई को भरने की जरूरत है। उस पर बात की जाए तो आई थिंक बिल्कुल ठीक ये समस्या का समाधान दिलों के बीच में कितनी दूरियां बढ़ रही हैं, क्या खाई बढ़ रही है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, संजय कुमार साहब CSDS से, जिन्होंने सोशल पूरे स्ट्रक्चर पर स्टडी की है कि क्या हमारे दिलों में हो रहा है। लेकिन इस पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है सत्य की विजय में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो सच की लड़ाई लड़ते रहते हैं। अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब ने कहा कि समाज में जहर फैलता जा रहा है, खाई बढ़ती जा रही है। आज हम आपको कुछ आंकड़े दिखाने जा रहे हैं कि आखिर देश की 140 करोड़ जनता अपने धर्म को लेकर क्या सोचती है, क्या है उसकी दूसरे धर्म को लेकर राय। CSDS ने देश भर में लाउड स्पीकर, अजान और धार्मिक जुलूस पर सर्वे किया। इसमें बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। देखिए, लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है, ये जब सवाल पूछा गया तो लोगों ने कहा मंदिर में आरती करने पर 21% लोगों को, गुरुद्वारा में पाठ करने पर 24% लोगों को, और मस्जिद में अजान के लिए 24% लोगों ने कहा। लाउड स्पीकर लेकर कोई राय नहीं है, ये 10% लोगों ने कहा है। लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने को कौन मना करता है, यानी किसको दिक्कत होती है? इसमें हिंदू 26% हैं, मुसलमान 20% हैं, ईसाई 35% हैं और सिख 13% हैं। मंदिर में लाउड स्पीकर को इस्तेमाल करने के लिए कौन मना करता है? मुसलमान 22%, हिंदू 21%, ईसाई 29%, सिख 11%। हिंदू त्योहारों के दौरान जुलूस निकालने से कौन मना करता है? मुसलमान 15%, ईसाई 12%, सिख 4% और हिंदू 8%। मुस्लिम त्योहार के दौरान जुलूस निकालने से मना करते हैं 15% हिंदू, मुसलमान 12%, ईसाई 19% और सिख 5% मना करते हैं कि जुलूस नहीं निकालना चाहिए। 15% हिंदू इसके लिए मना करते हैं। हिंदू त्योहार के दौरान कौन मना करता है? हिंदू 12%, मुसलमान 12%, ईसाई 14%। दूसरे धर्म का पड़ोसी होने में हमें किस तरह से दिक्कत नहीं है? हिंदुओं को 60% हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं है, 72% मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, 72% ईसाइयों को कोई दिक्कत नहीं है और 82% सिखों को कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्टडी है जो CSDS ने की है और CSDS के मुखिया संजय कुमार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे चारों मेहमानों की खास बात यह है कि वो सच की लड़ाई लड़ते हैं। संजय जी, अभी हम बात कर रहे थे तो चर्चा हो रही थी, आपका बहुत स्वागत है पहले तो इस कार्यक्रम के लिए। चर्चा हो रही थी तो पता पड़ा कि राजनेता दोषी हैं, कि IPS दोषी हैं, यानी ब्यूरोक्रेसी दोषी है या जनता दोषी है। आचार्य जी ने आखिरी बात कही कि समाज में थोड़ी सी दूरियां बढ़ती जा रही है, लेकिन आपका जो सर्वे है वो कह रहा है कि हम तो अभी भी साथ रहना चाहते हैं, साथ जीना चाहते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। 1/4 से भी कम आबादी है जिसको लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम नहीं है,
शोभा यात्राओं से परेशानी नहीं है, तमाम तरह की परेशानी नहीं है और 3/4 से ज़्यादा लोग साथ में रहना चाहते हैं। फिर क्या झगड़ा है? आपने कहीं किसी दूसरे देश में जाके तो सर्वे नहीं किया या? नहीं विजय जी, एक बात है कि ये सर्वे 2016 का किया हुआ है। 6 साल में चीज़ें बदली हैं, लेकिन इतनी नहीं बदली हैं जो कुछ हमें टीवी में दिखाई पड़ रहा है या अखबारों में हम पढ़ रहे हैं। मूल बात क्या है सर्वे का? बहुत सारे आंकड़े आपने दिखाए। मूल बात यह है, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं, क्या देश की जनता, बड़ी आबादी यही सोचती है, ऐसा ही बिहेव करती है? ये आंकड़े बताते हैं देश में जो बड़ी आबादी है वो ऐसा नहीं सोचती है। वो आपस में मिलजुल कर रहना चाहती है। हर धर्म के जो अपने रीति रिवाज हैं, उसके अलग अलग धर्म के रीति रिवाजों का एक तरह से आदर करती है। बड़ी संख्या में आप देखें, जब लाउड स्पीकर बजाने की बात हो रही है, चाहे वो हिंदू के त्यौहार हो, चाहे मुस्लिम अजान की बात हो, उसमें कोई परहेज नहीं है। 50% लोग भी नहीं है। 60-70% लोग कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि 6 साल में इसमें कुछ गिरावट आई हो। तो मोटी बात यह है कि आज भी हिंदुस्तान की बड़ी आबादी एक साथ रहने के लिए बिल्कुल रहती है, सकुशल, आराम से। ये कुछ जो देखने को मिल रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, हमने पिछले कई दिनों में देखा दंगा फसाद हो रहा है, ये कुछ चंद लोग हैं, लेकिन देखने में ऐसा लगता है, जिस तरह से दिखाया जाता है, जिस तरह से हम देखते हैं, पढ़ते हैं, ऐसा लगता है सारा हिंदुस्तान जल रहा है। ये कुछ लोग हैं, और मैं ज़रूर कहूँगा पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। और जो बार बार कहते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकती हैं, उसका नतीजा है जो कुछ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन एक आम नागरिक सौहार्दपूर्ण तरीके से रहने के लिए आम आदमी समझ नहीं पा रहा क्या सर? 75% आप कहते हैं, 76% हिंदू साथ रहना चाहते हैं, मुसलमान साथ रहना चाहते हैं, 72% सिख ईसाई रहना चाहते हैं, 82%। ये आंकड़ों को थोड़ा हमें ध्यान से देखना चाहिए। साथ वो कहते हैं हमें कोई इतराज नहीं है अगर हमारे पड़ोस में कोई दूसरे धर्म का रहता हो, तो हमें हकीकत तो ये सर, आज मकान देना मुश्किल है, मकान लेना मुश्किल है दूसरे समाज के लोगों को। हाँ, ये हकीकत, अब मैं कहूँगा कि ये अलग अलग जगहों पर ऐसी घटनाएं घटने लगी हैं, लेकिन क्या वही हकीकत है हिंदुस्तान की? ये आंकड़े से, इन आंकड़ों को देखते हुए मैं इनकार करता हूँ कि नहीं, ये हकीकत नहीं है। ये कई जगहों पर ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन क्या पूरा हिंदुस्तान बदल गया है? पूरे हिंदुस्तान में ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि एक धर्म के लोग किसी खास धर्म के लोगों को मकान नहीं देना चाहते? शायद ये वास्तविकता नहीं है। ये घटनाएं दुखद हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कुछ भी हमें सुनने को मिलता है, और शायद इसकी तादाद बढ़ी हो 2016 और 2022 के बीच में। लेकिन फिर भी अभी भी मुझे लगता है आम तौर पर एक हिंदुस्तानी नागरिक एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने के लिए बिल्कुल उनमें कोई संकोच नहीं। जी, हमारे साथ जफर सरेशवाला साहब और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी जुड़े हुए हैं। तकलीफ की बात यह है कि ये दोनों ही ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जो उस रास्ते पर नहीं चलना चाहते जहां पर हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स चल रही है। जफर साहब, क्या करें, क्या रास्ता है? आपको लगता है कि जब भी डगमगा रही हो नैया पॉलिटिकल पार्टी की, तो उसको दंगे का सहारा लेना चाहिए, ले ही लेता है, चाहे उसमें जफर सरेशवाला शामिल हो या आचार्य प्रमोद कृष्णम शामिल हो उस पार्टी में, सुनता ही नहीं है कोई आपकी बात। देखिए विजय जी, मैं बिल्कुल जो हमारे दोस्त हैं CDS के, इन्होंने जो आंकड़े दिए ना, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। वो इसलिए कि देखिए मेरा बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ है। मैं रात दिन हवाई जहाज़ में सफ़र करता हूँ, एयरपोर्ट पे, बसों के अंदर, स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में, अक्सर स्टेट्स की, रेलवे में, प्लेटफॉर्म पर, और मैं एक 5 वक्त का नमाजी मुसलमान हूँ। यानी मेरी नमाज कभी मिस नहीं हुई, न ट्रेन में, न बस में, कहीं पर भी। और आज भी मैं खाली जब ट्रेन के अंदर किसी अपने, ज़्यादा हिंदू ही होते हैं आसपास में, उनको मैं कहता हूँ कि यार मुझे नमाज पढ़नी है ज़रा, मैं तो ऐसे जगह कर देते हैं। अभी भी, ये आज की बात कर रहा हूँ, अभी भी। यानी ये आप टीवी देखो या ट्विटर उठाकर देखो तो आपको लगता है कि पूरे मुल्क में आग लगी हुई है। जी, यानी हिंदू मुसलमान का जानी दुश्मन है और मुसलमान हिंदू का जानी दुश्मन है। ये टीवी और ये सोशल मीडिया पे ये नजर आता है, लेकिन आप जमीन पे जाओ तो बिल्कुल है वो इतना ही है जो आज से 30 साल पहले था। जी, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए कि ये सब चीजें जो हैं। सर, अभी आचार्य जी बता रहे थे कि आपकी पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से टेंशन बढ़ गया है। नहीं, आपका थर्मामीटर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे। नफरत जो है ना, ये मैन्युफैक्चर की जाती है।
जी। अभी जो नफरत है, जो दिख रही है अभी जो हाल में, ये मैन्युफैक्चर्ड है, और नफरत मैन्युफैक्चरिंग करने वाले को रोज एक नई इजाद करनी पड़ती है जी। उसके मुकाबले में मोहब्बत जो है बरसों की नफरत को खत्म कर देती है। तो मैं आचार्य साहब की बात से बिल्कुल इस एतबार से मुत्तफिक हूं कि हमको दिलों के जोड़ने का काम करने की जरूरत है। देखिए, प्रशासन, पुलिस, वो उनका रोल नहीं है, ये हमारा काम है जी। हमको समाज के अंदर जाकर प्यार, मोहब्बत, उखुवत, ये है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है, ये है, बस हमको इसको और मजबूत करने की जरूरत है। जी, मैं आचार्य जी के पास आऊँ, लेकिन आजाद साहब आपसे पहले जानना चाहता हूँ, जफर साहब ने कहा कि भाई पॉलिटिकल लीडर्स का भी काम होना चाहिए कि वो उसको जोड़ें, लेकिन मैं जो बात जानना चाहता था, आपसे समझना चाहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी का बॉस कौन है, राणा या संविधान या कानून, किसको बॉस मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं जफर साहब की बात का पुरजोर समर्थन करना चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा कि जो इंटरफेथ डायलॉग है, जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात हो रही है, वो ऐसे व्यक्तियों का काम है जो आचार्य हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो धार्मिक लोग। लेकिन राज्य शासन का जो काम है, राज्य शासन का काम है कि वो सेक्युलरिज्म अगर हम कहते हैं तो सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं कि धर्म जो है वो सड़क पर उतर। सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कोई भी धार्मिक चीज प्रशासन के बीच नहीं आनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि कौन है? मुख्यमंत्री जी हैं, किसी भी राज्य शासन, कानून और व्यवस्था, इसमें कोई शक नहीं, और उनकी शक्तियों का मतलब जो उपयोग किया जाता है वो ब्यूरोक्रेसी के जो आईपीएस अफसर होते हैं। लेकिन जहां ऑपरेशनल कंट्रोल की, जहां तक ये जो घटनाक्रम, ये जो सेशन के बीच में जो कार्रवाई हो, इसका पूरा दारोमदार वहां के एसपी पर आता है, डिप्टी कमिश्नर पर आता है, और ये फर्ज है उनका डिप्टी कमिश्नर का कि कठोरता के साथ दमन करें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, घटना के बाद तो अच्छी बातें अंग्रेजी बोल सकते हैं कि टीयर गैस हुआ और बाद हमने इतने पकड़ दिए और कर्फ्यू। सर, लेकिन वो ऐसा होता है, जो मैंने समझा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी की जो कानून की जो किताब है, उसके ऊपर जो लोकल पॉलिटिकल लीडर है उसकी फोटो फ्रेम करके रख देते हैं अफसर साहब, फिर वही समझते हैं कि उसी को सैल्यूट करना है। ऐसा है कि देखिए, हमारी जिम्मेवारी तो कानून के प्रति है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति है। ट्रांसफर की चिंता रहती होगी ना, ट्रांसफर की चिंता रहती है क्या? बिल्कुल सही बात आपने कहा। लेकिन जो मंडेन चीजें हैं, ट्रांसफर की चिंता है, अच्छे पोस्टिंग का है, लालच की बात है, अच्छे पोस्टिंग। आज भी अगर आप देखें, डीजी के रैंक के 5 पद खाली हैं सीपीओज में, लेकिन पोस्टिंग नहीं हो रही है, और एक बैचमेट के अंदर दूसरा बैचमेट सब। जब ऐसी स्थिति अगर आपने बना के रखी है तो जाहिर है कि ऐसा मोराल तो मालूम होना चाहिए। तो इसलिए मैं इस व्यवस्था को पूरी तरह से दोष देता हूं। सीजेआई चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पुलिस को भागीदार होने के लिए, पुलिस को सही कार्य करने के लिए, पुलिस और राजनीतिक नेतृत्व की दूरी होनी चाहिए। उस दूरी और स्वायत्ता के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी राज्य शासन, रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन, इस चीज के लिए तैयार है। आचार्य जी, अच्छे पॉलिटिशियंस, अच्छे पुलिस ऑफिसर्स, अच्छे लोग हर सोसाइटी में होते हैं, लेकिन वो अक्सर हाशिए पर होते हैं। बंद करना। और पॉलिटिकल लीडर जो है सबसे पहला काम क्या करता है, जैसे ही पावर में आया तो पहले अपना आईपीएस ऑफिसर तलाशता है कि कौन मेरा एसपी रहेगा, कौन मेरा डीएम रहेगा, और फिर हम दोष देने लगते हैं क्यों आपको ज़रूरत होती है एसपी साहब की कि आप ही को सेलेक्ट करना। भैया, मेरा सीएम जो है मिनिस्ट्री मिलनी है तो होम मिनिस्ट्री मुझे मिल जानी चाहिए। नहीं विजय त्रिवेदी, ये एक छोटा मसला है, एसपी कौन रहेगा, डीएम। एसपी डीएम की विचारों की कोई हैसियत नहीं है। सरकार जैसा चाहती है वैसा ही होता है, लेकिन कोई एसपी डीएम ये थोड़ी चाहेगा कि उसके ज़िले में दंगा हो जाए। एक मानवीय अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तो देखनी पड़ेंगी। कोई भी एसपी हो या डीएम हो, वो मानव तो ही, इंसान तो ही, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा। मैं ये बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, इसमें एसपी और डीएम की गलती नहीं है।
मैं इसको सर थोड़ा आप सा मुझे ना तो आपको ये विजय बताइए त्रिवेदी किसकी जी, गलती है? इसकी बीमारी की किसकी- जड़ में जाना पड़ेगा। सर किसकी गलती नहीं है उस पर नहीं जाना चाहता, मैं जानना चाहता हूं आप जैसे विद्वान लोगों से कि किसकी गलती है, आज साफ ही हो देखिए- जाए इस बात का हिसाब देखिए- किताब। देखिए मुद्दा ये है कि हिंदुओं को लगता है हिंदू कोई मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, ना मुसलमान हिंदुओं के दुश्मन है, ये सब जानते हैं। मगर हिंदुओं को लगता है कि साहब ये जो 5 वक्त की जो अजान है और ये ज़ोर से होती है तो इससे हमें परेशानी होती है। जी। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये मंदिरों में जो आरती होती है इससे हमें परेशानी होती है। ये एक बहाना है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, दिलों में फ़र्क पैदा हो चुका है और कोई हिंदू मुसलमान को अपने यहाँ किराए पर रखने को तैयार नहीं है। सच्चाई ये है, कड़वी बातें सुननी पड़ेंगी आपको। जी। ये मीठी मीठी बातों से देश की इस समस्या का समाधान नहीं होगा। जी। और मुसलमान मुसलमानों को, बल्कि मैं आपको कहूँ कि मुसलमान कोई मोहल्ले में अगर कोई हिंदू जाके रहना चाहे तो बिल्कुल रह सकता है, लेकिन हिंदुओं के मोहल्ले में अगर मुसलमान रह के रहना चाहेगा तो बड़ा मुश्किल होगी उसको। ये देश का हालात बन गया है। अब हिंदू तो मुसलमानों के यहाँ रह सकता लेकिन रहना नहीं चाहता, अब मुसलमान को हिंदू रखना नहीं चाहता। अब जो 2% 10% जो एलीट क्लास है, पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी के अखबार पढ़ते हैं, इंग्लिश का न्यूज़ चैनल देखते हैं और थोड़ा सा उनका बौद्धिक विकास हो चुका है, फेनेटिज्म से अलग निकल चुके हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैक्सिमम जो देश के लोग हैं, गाँव में नफरत नहीं थी लेकिन अब गाँव में फैल गई है। वो कहते हैं साहब इनकी अजान क्यों होगी साहब, है ना, और साहब ये 5 बार क्यों शोर मचाएंगे साहब। तो बुनियादी रूप से इसका फ़ायदा राजनीतिक लोगों ने लिया। राजनीतिक लोगों ने देखा कि भाई जब धर्म के नाम पे डिवीज़न हो रहा है तो इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया जाए। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर ये सबसे बड़ा दोष है कि अगर 99 बेवकूफ़ एक PhD को कहना शुरू कर दें कि ये तो गधा है तो उसको गधा मान लिया जाएगा। कौन पूछेगा? संजय जी। अगर मैं कहता हूं कि भाई इस्लाम फेनेटिज्म नहीं सिखाता, सुनिए मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना जा रहा हूं। अगर मैं ये कहता हूं कि साहब इस्लाम फेनेटिज्म नहीं सिखाता तो कुछ हिंदू हैं वो कहने लगते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम मुल्ला हो गए, ये तो मुसलमानों का पक्ष लेते हैं। जी। अगर मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म फेनेटिज्म नहीं सिखाता, हमारा धर्म तो दया सिखाता है, क्षमा सिखाता है, करुणा सिखाता है। भगवान को करुणा निधान कहा गया, दया का सागर कहा गया, दीन बंधु कहा गया, अहिंसा परमो धर्मा। जी। अगर मैं ये हिंदुओं से कहता हूं तो वो कहते हैं ओहो आप तो कांग्रेसी हैं, आप तो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, है ना, आप हिंदुओं को डिवाइड करना चाहते हो, हिंदू तो शस्त्र उठाना। तो वो एक तबका है जो उनको बताता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम तो साहब हिंदू धर्मगुरु होके मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं। और अगर मैं मुसलमानों से कहता हूं कि भाई अल्लाहू अकबर का नारा लगा करके किसी का कत्ल करने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता, तो कुछ जो मुस्लिम फेनेटिज्म सिखाते हैं, मुस्लिम फेनेटिक लोग हैं, वो कहते हैं देखिए साहब आचार्य जी भी भाजपाई हो गए या संघी हो गए या ये भी हिंदुओं का पक्ष ले रहे हैं। तो सच कहने वाले को तो पत्थर पड़ेंगे, लेकिन सच बोलना पड़ेगा। विजय त्रिवेदी बोलना पड़ेगा, देश नहीं बचेगा। मैं संजय जी के पास आऊं, लेकिन एक छोटा सा कमेंट सर जफर साहब, तो ये आपसे लेना देश को चाहता हूं। बचाना मुश्किल है। जी जफर साहब, आप इस सच में कुछ जोड़ना चाहते हैं? देखिए, हाँ मैं यही कह रहा हूं कि हाँ बीमारी है, लेकिन बीमारी या अंधेरा है। जी। भाई अंधेरा है, लेकिन अब अंधेरे के पर तकरीर करने से और अंधेरा करने से तो नहीं होगा। हमको कम से कम दिया जलाना पड़ेगा। तो हम दिया जलाना शुरू तो कर दें, कहीं से शुरुआत करें। जी। हो सकता है हमारी जिंदगी में हम ना देखें इसको, लेकिन अगर ये शुरुआत आज करेंगे हम, तो इसके नतीजे आने वाले दिनों में हमको नजर जरूर आएंगे। अगर हमको मालूम है कि हाँ ये बीमारी है, अब इलाज करना शुरू कर दें। जी, आज से शुरू कर दें। जी। संजय कुमार जी, आप बताएं कि आप अपनी स्टडी को और जो मौजूदा हालात हैं उसमें किस तरह का एक बदलाव या अंतर या खाई आप देख रहे हैं? जैसा विजय जी मैंने पहले कहा, ये 2016 की स्टडी है और मुझे ज़रूर लगता है कि 16 और 22 6 साल का अंतराल हो गया है। सर 6 साल का अंतर सोसाइटी के लिए बहुत कम होता है, बहुत बड़ा होता है, आप समझते हैं? कम होता है, लेकिन कई बार एक ऐसी घटना होती है और घटना पर अगर घटना होते चली गई तो खाइयाँ बढ़ती हैं और बहुत बदलाव बहुत तेज़ी से आता है। आप याद कीजिए VP सिंह जब प्रधानमंत्री बने, बहुत स्टूडेंट का बड़ा सपोर्ट था उनके पास, लेकिन जैसे उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया, पूरा समुदाय जो स्टूडेंट
समुदाय है वो दो भागों में बट गया। उस समय मैं विद्यार्थी हुआ करता था, यूनिवर्सिटी में था, और मुझे याद है किस तरह से दो भागों में पूरे स्टूडेंट समुदाय बट गया। उसी तरह से जिस तरह की घटनाएं आज हो रही हैं पिछले 4-5 सालों में हमें देखने को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से विजय जी ये खाइयाँ बढ़ी हैं, कन्फ्यूज़न बढ़ा है। मुझे लगता है एक दूसरे पर सस्पिशन हो गया है, सस्पिशियस हैं लोग, एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो ये खाइयाँ तो ज़रूर बढ़ी हैं जिसका जिक्र प्रमोद कृष्णन जी कर रहे थे। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ कि सच्चाई है, लेकिन फिर भी मैं जो आंकड़े हैं मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। जैसे प्रमोद जी कह रहे थे कि गाँव में पहले दंगे फसाद नहीं हुआ करते थे, और भी पैनलिस्ट जिक्र कर रहे थे। इसी के लिए जो आंकड़े दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग अभी भी कहते हैं एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि देश की में 70% आबादी गाँव में है और जो पढ़ा लिखा तबका है वो 4-5% है। ये जो सारी घटनाएं जो घट रही हैं, जो ज़्यादा कुछ जो हम कहते हैं मोस्ट हैपनिंग प्लेस, वो है जो छोटे शहर, जो कस्बे हैं, वहाँ पर ये सारी घटनाओं का एक तरह से केंद्र बन गया है, जिस वजह से ये सब कुछ हमें आज देखने को मिल रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि खाइयाँ बढ़ी हैं, सस्पिशन बढ़ा है 6 साल में, और आने वाले समय में किस ओर जाएगा ये अभी हमें देखना होगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसी चीज़ें मुझे लगता है ये घटनाएं घट रही हैं। सर, इसी मुद्दे से जुड़े सवाल पर एक हमने सवाल पूछा था, राय पूछी थी जनता से हमारे सोशल मीडिया पर और हमारे टेलीविज़न चैनल पर कि क्या आपको लगता है कि जो दंगा है वो लाउड स्पीकर से होता है, क्या लाउड स्पीकर से दंगे होते हैं? तो उस पर जनता की राय आई है। जनता कहती है 73% हाँ कह रही है, और 20% लोग हैं जो मानते हैं कि नहीं, लाउड स्पीकर से कोई दंगे नहीं हो रहे, और 7% लोगों की कोई राय नहीं है। लाउड स्पीकर से दंगे होते हैं, इस पर लोगों का मानना 73% लोग जो हैं वो मानते हैं कि हाँ उससे दंगे हो सकते हैं, उससे दंगे होते हैं, और 20% लोग मानते हैं कि नहीं होते, और 7% लोगों की इस बारे में कोई राय नहीं है। ये हमारे सोशल मीडिया पर हमारी जो डिजिटल टीम है उसने इस पर सर्वे करवाया था, उस सर्वे की राय ये कह रही है कि 73% लोग मानते हैं कि लाउड स्पीकर से भी दंगे हो सकते हैं, और 20% लोग मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, और 7% लोगों की इस मुद्दे पर कोई राय नहीं है। और अब आज के मुद्दे पर विजय व्यू, यानी मेरा व्यू। आखिर क्या आपने कभी सोचा है कि देश में दंगा कौन फैलाता है? किसकी आवाज पर एक समुदाय सड़कों पर उतरकर उपद्रव करने लगता है? इसके पर्दे के पीछे कौन है? वो शख्स कौन है जो इस पर्दे के पीछे है, जिसकी एक आवाज पर दंगाइयों का हुजूम उमड़ पड़ता है? दंगे फैलाने का वो बिग बॉस कौन है, जिसकी एक आवाज पर लोग सड़कों पर तलवार लेकर निकल पड़ते हैं, पथराव करते हैं? और वहीं सोचने वाली बात यह भी है कि इन तमाम दंगों के बीच केवल आम जनता ही क्यों पिसती है? राजनेताओं या उनके परिवार का कोई नेता दंगों में घायल क्यों नहीं होता या शामिल नहीं दिखाई देता? सीधे तौर पर कहा जाए तो राजनेता आपके कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं, और ब्यूरोक्रेसी राणा के एक चेतक की तरह उसके इशारे पर काम करती दिखाई देती है। दंगों में खुद कभी सामने नहीं आते। देखिए और समझिए कि आपको कौन भड़का रहा है, जो आपको बचाने तक नहीं आता। आप तय कीजिए कि आपको फंसाने वाला कौन है। आखिर क्या आपने कभी सोचा है कि देश में दंगा कौन फैलाता है? ये बताए मेरी राय। हमारे जो मेहमान हैं उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारे साथ हैं संजय कुमार साहब, CSDS के IPS फॉर्मर IPS ऑफिसर साहब, यशोवर्धन आजाद साहब, आचार्य प्रमोद कृष्णम और जफर सरेशवाला साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ये पहला कार्यक्रम था और मुझे खुशी है कि हमारे साथ सच बोलने वाले लोग इसमें जुड़े हुए थे। और अब देखते हैं इसको देखा क्या। कहते हैं ना, कला उम्र की मोहताज नहीं होती, दिल जवा तो बेबसी कैसी, सफ़ेद बालों की ऐसी की तैसी। दंगा छोड़िए, मोहब्बत कीजिए। और उसी पर आधारित शो के अंत में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा वीडियो जिसमें उस्ताद नूर बख्श साहब एक बलूची बैंजो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका कल आज से बेहतर हो। शुभ रात्रि, शुक्रिया।